हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज मैं आपका पहला क्लास लेने वाली हूँ और आज का हमारा टॉपिक है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। तो वाक्य के स्वरूप को हम देखते हैं। यहाँ कर मित्र बंद दोनों काजी हौस दिए गए में। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दोनों मित्र काजी हौस में बंद कर दिए गए। यहाँ दो वाक्य को हमने पढ़ा, पर ये भी शब्दों का समूह है और यह भी शब्दों का समूह है, पर हम इसे वाक्य कहेंगे, इसे नहीं। क्यों? क्योंकि यह जो शब्द मिले हुए हैं ये सार्थक नहीं है, यह हमें पूर्ण अर्थ प्रदान नहीं कराते, और जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो हम पूर्ण अर्थ को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से वाक्य क्या है? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 6 तत्व हैं। पहला है सार्थकता, अर्थात पहले ही कहा गया कि वाक्य में जो पद प्रयुक्त होते हैं वे सभी सार्थक होने चाहिए। पर यहाँ ये भी ध्यान रखने की बातें हैं कि कभी कभी क्या होता है, निरर्थक शब्द भी वाक्य में प्रयुक्त होने पर अर्थवान हो जाते हैं। जैसे हम कभी कभी पानी वानी, रोटी वोटी का प्रयोग वाक्य में करते हैं। दूसरा तत्व है योग्यता, अर्थात क्षमता। तो वाक्य में जो शब्द आ रहे हैं वे अर्थपूर्ण तो है, पर वे सही स्थान में भी होने चाहिए। जैसे मैं पानी खाता हूँ, घोड़ा घास पीता है। यहाँ पे खाता और पीता दोनों अर्थपूर्ण शब्द हैं, पर ये सही स्थान पर नहीं है, इसीलिए यह वाक्य को पूर्ण नहीं करते हैं। आकांक्षा इसका तीसरा तत्व है। इच्छा, अर्थात जब हम वाक्य को पढ़ें तो वाक्य हमें पूर्ण अर्थ प्राप्ति कराए। जैसे यहाँ पे 3 उदाहरण दिए गए हैं। कर रहे हैं, लड़के कर रहे हैं, लड़के खुदाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा वाक्य का उदाहरण है यह हमें पूर्ण अर्थ प्राप्त कराता है। तो इस तरह से वाक्य में आकांक्षा का होना ज़रूरी है। चौथा तत्व है आसक्ति या निकटता, अर्थात वाक्य में जो शब्द आ रहे हों वो एक निश्चित उचित निकटता के साथ होने चाहिए, अधिक दूर भी नहीं और अधिक नज़दीक भी नहीं, जिस कारण हमें क्या होगा, पढ़ने में सुविधा होगी, समझने में सुविधा होगी। 5वां तत्व है पद क्रम। वाक्य में जो पदों का क्रम होगा वह एक उचित नियम के अनुसार ही होगा, तभी पूर्ण अर्थ प्राप्ति होगी। अगला है अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है मेल। तो वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया, लिंग, वचन, कारक और काल में मेल होना ज़रूरी है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं। हमने 100 रुपये से यह खिलौना खरीदी। तो यहाँ पे से का प्रयोग किया गया है, पर ये से कारक का जो चिन्ह है ये यहाँ उचित नहीं है। इसे कैसे लिखा जाना चाहिए? हमने 100 रुपये में यह खिलौना खरीदा। इस तरह से जब हम लिखेंगे तो यह वाक्य पूर्ण होगा। आगे देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य की परिभाषा देखते हैं। उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ बात कही जाए वह उद्देश्य है। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय होता है। तो उदाहरण से मैं समझाती हूँ। गुरुदेव बहुत आनंद से रहते थे। तो यहाँ पे गुरुदेव के बारे में कहा जा रहा है, तो जिसके बारे में कहा जाए वह उद्देश्य है, और वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाए वह विधेय है। तो बहुत आनंद से रहते हैं, यह विधेय है। इस तरह से हम देखेंगे आगे सारे वाक्यों को उद्देश्य और विधेय में बांटा गया है। आगे हम देखेंगे उद्देश्य और विधेय का विस्तार। कभी कभी हम देखेंगे कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में बताने के लिए दूसरे शब्दों का भी सहारा लिया जाता है, तो उसे हम कहेंगे उद्देश्य का विस्तार। जैसे वृक्षों को मत काटो। यहाँ पे वृक्षों ये उद्देश्य है,
पर हम जब देखेंगे फलों से भरे वृक्षों को मत काटो, तो यहाँ पे उद्देश्य का विस्तार हो गया, नए शब्द इसके साथ जुड़ गए हैं, तो इसे कहेंगे उद्देश्य का विस्तार। उसी तरह से विधेय का विस्तार, जब विधेय को पूर्ण कराने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे विधेय का विस्तार कहते हैं। उदाहरण, नीरज परिश्रम करता है। नीरज उद्देश्य है, परिश्रम करता है, यह विधेय है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा उदाहरण, नीरज बहुत परिश्रम करता है। यहाँ बहुत शब्द जुड़ गया है, तो यह विधेय के विस्तार के लिए जुड़ा है। अब आगे हम अपने टॉपिक विषय पे आते हैं। वाक्य के भेद। वाक्य को दो आधार में बांटा गया है, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। हमें अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ने हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक और विस्मयवाचक। पहला है विधानवाचक। ये वाक्य सामान्य कथन होते हैं और इस वाक्य के द्वारा किसी काम का करना या स्थिति अथवा अवस्था का बोध हो। ये सरल वाक्य होते हैं, इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे गोस्वामी अच्छा वक्ता है। यहाँ यह एक सरल वाक्य है, एक कर्ता, एक कर्म, एक क्रिया है, तो इसे हम कहेंगे विधानवाचक वाक्य। अगला निषेधवाचक वाक्य। इस वाक्य में किसी काम के न होने या न करने का बोध होता है, उसे कहेंगे निषेधवाचक वाक्य। जैसे पृथ्वी गोल नहीं है, यहाँ स्थिति का न होने का बोध हो रहा है, तो निषेधवाचक में हमेशा कार्य के न होने का बोध होता है। अगला प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्य में प्रश्न किया जाए या इसमें क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, किसका, किस लिए आदि प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हो, तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे मन की बात किससे कहूँ, प्रश्न चिन्ह, यह प्रश्नवाचक वाक्य का एक उदाहरण है। अगला इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपका जीवन सुखमय हो, यहाँ शुभकामना हो रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, इसीलिए यह एक इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में काम के होने में संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे पिताजी अब तक घर आ चुके होंगे, यहाँ पे संभावना की जा रही है, इसीलिए यह संदेहवाचक वाक्य है। अगला आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, विनय, सलाह, प्रार्थना आदि का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वहाँ बैठो उस तख्त पर, यहाँ आज्ञा या आदेश किया जा रहा है। संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार के संकेत या इशारे का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि समय पर वर्षा हुई तो फसल भी अच्छी होगी, तो यहाँ पे 2 वाक्य हैं और दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ रहा है। विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, आश्चर्य, शोक, दुख आदि का भाव प्रकट हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह वाह खूब सोचा आपने, यहाँ हर्ष का भाव प्रकट हो रहा है। इस प्रकार से हमने देखा कि वाक्य के 8 भेद हैं अर्थ के आधार पर।